नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या देखा था, हमने देखा था गज सिंह जी को, जिनकी बेगम अनारा बेगम हुआ करती थी, जिनके कहने पर इन्होंने जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया था और अमर सिंह राठौड़ को नागौर का शासक नियुक्त किया था। तो लास्ट क्लास में हमने अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जसवंत सिंह जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जसवंत सिंह जी, इनका शासनकाल बहुत ही अपने जोधपुर का जो शासन है उसके अंदर प्रभावशाली रहा था। ये प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे और इन्होंने अपने जो कूटनीति थी और अपनी जो योजनाएं थी उसके आधार पर अपना जो जोधपुर है इसको सुरक्षित बनाए रखा। और जब तक ये जीवित थे तब तक जो औरंगजेब था वो अपने भारत के अंदर, ये अपने जो राजस्थान वाला क्षेत्र था उसके अंदर कभी भी जजिया कर लागू नहीं कर पाया था। ये किसके समकालीन थे? तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं, उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। उसी उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर जो एक युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। कब होता है ये युद्ध? ये होता है 1658 ईस्वी में। 1658 में धर्मत का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? तो दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। दारा वर्सेस औरंगजेब, इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। तो इसके अंदर जसवंत सिंह किसका साथ देता है? जसवंत सिंह साथ देता है दारा का। क्यों? क्योंकि जसवंत सिंह ने किससे संधि कर रखी थी? मुगलों से संधि कर रखी थी। उस टाइम बादशाह था अपने शाहजहां, और शाहजहां जब बादशाह था तो शाहजहां ने क्या डिसाइड किया था, नेक्स्ट शासक कौन बनेगा? तो नेक्स्ट शासक दारा बनेगा। और जब बादशाह ने कहा है कि किसकी सहायता करनी है? दारा की सहायता करनी है, दारा मेरा पुत्र है। तो जसवंत सिंह किसकी तरफ से लड़ने के लिए गए? तो दारा की तरफ से लड़ने के लिए गए। और जब ये दारा की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं उसी टाइम औरंगजेब को लगता है कि यार अपन अकेले तो क्या इसको हरा नहीं पाएंगे जसवंत सिंह को। तो एक कूटनीतिक एक चाल चलता है अपने औरंगजेब। जसवंत सिंह के साथ में धर्मत के युद्ध के अंदर एक सेनापति और जाता है, कासिम खां। कौन जाता है? कासिम खां। कासिम खां भी इस युद्ध के अंदर लड़ने जाता है, लेकिन औरंगजेब किसको भड़का देता है? कासिम खां को भड़का देता है इस युद्ध के अंदर कि कासिम खां आप किसका साथ दे रहे हो? आप साथ दे रहे हो हिंदुओं का। क्योंकि दारा क्या है, दारा की माँ क्या रह रखी है? हिंदू रह रखी है, हिंदू राजकुमारी थी। अपने जो जसवंत सिंह है वो भी क्या है? एक हिंदू है। और ज्यादातर आपकी ये दारा की जो सेना है उसके अंदर कौन सम्मिलित है? तो हिंदू राजा ज्यादातर सम्मिलित है। तो आप किसका साथ दीजिए? हमारा साथ दीजिए। तो इसी बीच जो अपने कासिम खां होता है, जो अपने जो भी मुस्लिम सैनिक होते हैं उनको लेके इस युद्ध से पीछे हट जाता है। हालांकि औरंगजेब का साथ भी नहीं देता है, एक तरह से निष्क्रिय रहता है। हालांकि वो जाता है औरंगजेब के गुट के अंदर, या औरंगजेब की जो छावनी होती है उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पे इससे क्या होता है, जो जसवंत सिंह जी है उनकी सेना कमजोर हो जाती है, सेना आधी रह जाती है। फिर भी ये यहाँ पे युद्ध करते हैं और इस युद्ध के अंदर जसवंत सिंह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर इस युद्ध के अंदर से ये वापस लौट जाते हैं। तो धर्मत का युद्ध जो था इससे ये वापस लौट आए थे। और जब ये बात इनकी रानी को पता चली, इनकी रानी का नाम क्या था? जसवंत दे। रानी कौन थी? जसवंत दे। जसवंत दे। जब ये बात इनकी रानी जसवंत दे को पता चलती है कि मेरा जो पति था वो युद्ध के अंदर से वापस आ रहा है, लौट के या भाग के वापस आ रहा है और युद्ध के अंदर हार भी गए, ये बात जब इनको पता चलती है तो इनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये उसका बारवा करा देते हैं, उसकी नुक्ति जगह बांट देते हैं। किसकी? जसवंत दे की। कि मेरा पति मर चुका है। पूरे राज्य के अंदर घोषणा कर दी जाती है। और जब जसवंत सिंह यहाँ पे महल में पहुंचता है, किले का दरवाजा खटखटाता है कि आप क्या कहिए? किले का दरवाजा खोलिए, मैं जसवंत सिंह वापस आ चुका हूँ। तो लोग बताते हैं, जब ये वापस आते हैं तो किले का गेट नहीं खोला जाता है। क्या कौन? जसवंत सिंह, हम आपको नहीं जानते, हमारे लिए आप मर चुके हो। फिर बहुत रिक्वेस्ट करी जाती है जसवंत सिंह के द्वारा, फिर महल के दरवाजे खोले जाते हैं कि भाई मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बात के ऊपर क्या? रोटी दे तो ताने, कोई काम करे तो ताने, कि तू वही आदमी है ना जो वहां से भाग के आ गया था। कौन? जसवंत एक द्वारा ताने दिए जाए तो इसको लगे यार कुछ तो करना पड़ेगा, वापस अपने अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बचाना पड़ेगा। इसलिए जसवंत जसवंत क्या करती है? महल के गेट बंद कर देती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट युद्ध अपने इसी के बाद में एक और युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध। उसके अंदर जसवंत सिंह भाग लेता है और सुजा की तरफ हो जाता है, या सुजा की तरफ मिल जाता है लड़ने के लिए। हालांकि औरंगजेब की तरफ से जाता है लेकिन सुजा की तरफ मिल जाता है। अब जब इनका उत्तराधिकारी संकट समाप्त होता है मुगलों का, तो मुगल नेक्स्ट शासक इसको बना देते हैं। औरंगजेब नेक्स्ट शासक बन जाता है, अपने भाइयों को हरा कर, उनको मारकर, और शाहजहां को क्या कर लेता है? तो शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
फिर औरंगजेब को लगता है कि अपने जितने भी राजस्थान के राजा है उनको बेर वगैरह अपने को नहीं रखनी चाहिए और उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए या मित्रता कर लेनी चाहिए। तो औरंगजेब इनको अपने जसवंत सिंह जी होते हैं उनको भी अपने पास बुलाता है और उनसे भी संधिबंदी कर लेता है और इनको कहाँ भेजता है, दक्षिण में अपने शिवाजी के पास भेजा जाता है। लेकिन भेजता तो इनको अपनी तरफ से है, लेकिन ये किसकी सहायता कर देते हैं, शिवाजी की सहायता कर देते हैं। तो इनको लगता है कि यार ये आदमी बहुत क्या है, अपने हर बात के अंदर पंचायती करता है। पहले उसके अंदर जब अपना उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था उस टाइम भी इसने किसका साथ दिया था, तो साथ दिया था दारा का, फिर सुजा का साथ दिया। और इधर अब इसको दक्षिण में भेजा गया तो ये दक्षिण में भी किसका साथ दे रहा है, तो अपने शिवाजी का साथ दे रहा है। तो ये इसका ट्रांसफर कहाँ कर देता है, जमरूद का था ना अफगानिस्तान में, ये अपने अफगानिस्तान के अंदर भेज देता है इसको। कहाँ भेज देता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भेज दिया जाता है इसको, अफगानिस्तान का गवर्नर नियुक्त कर देता है। फिर कहता है कि तू जोधपुर से दूर रहे, अगर तू जोधपुर के पास में रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ फिर पंचायती करेगा, जोधपुर को स्वतंत्र रियासत घोषित कर देगा, संधिबंदी तोड़ देगा। इसलिए इसको कहाँ भेज दिया जाता है, अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। तो इसकी मृत्यु भी जमरूद का थाना नामक स्थान, ये कहाँ पड़ता है, ये भी अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगान। यहीं पे इसकी मृत्यु होती है 1658 ईस्वी के अंदर। और जब जसवंत सिंह मरता है तो औरंगजेब क्या कहता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। किसका दरवाजा टूट गया, कुफ्र, दरवाजा टूट गया। ये किसके द्वारा कहा जाता है, अपने जसवंत सिंह के लिए औरंगजेब के द्वारा कहा जाता है। कुफ्र का मतलब हिंदुओं का जो गढ़ था, हिंदुओं की जो सुरक्षा कर रहा था, वो दरवाजा आज टूट चुका है। और इसी के बाद में औरंगजेब क्या करता है, तो जजिया कर लागू कर देता है यहाँ पे। नेक्स्ट, औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह, उसी के जस्ट बाद में क्या होता है, औरंगजेब जो जसवंत सिंह के दो बेटे थे अपने अजीत सिंह और दलथम्बन, क्या थे, जसवंत सिंह के दो पुत्र हुआ करते थे, अजीत सिंह और दलथम्बन। ये दोनों अल्पायु के थे, छोटे थे। तो अपने औरंगजेब को लगता है कि अपने को क्या करना चाहिए, ये इनको जोधपुर का शासक नहीं बनाना चाहिए और अपने जोधपुर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जसवंत सिंह ने जो भी अपने साथ में कांड करे थे उसका बदला लेने का ये सही मौका है। तो ये क्या करता है, अजीत सिंह को और दलथम्बन को दिल्ली के अंदर गिरफ्तार कर लेता है, ये उनको नजरबंद कर लेता है। किसकी अपने हवेली के अंदर करता है, रूप सिंह राठौड़, रूप सिंह की हवेली के अंदर, हवेली, रूप सिंह की हवेली के अंदर इनको गिरफ्तार करके रखा जाता है। अपने जसवंत सिंह का एक और पुत्र होता है पृथ्वी सिंह। कौन होता है, पृथ्वी सिंह। ये जो जसवंत सिंह का पुत्र होता है पृथ्वी सिंह, ये किससे लड़ाई करता है, दरबार के अंदर, अकबर औरंगजेब के दरबार के अंदर ये शेर से लड़ाई करता है, शेर से लड़ाई करता है, शेर को मार देता है, ये दो हिस्सों के अंदर शेर को चीर देता है। तो औरंगजेब को लगता है कि यार ये आदमी बहुत ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है, अगर कल को ये राजा बना जोधपुर का तो ये क्या अपने को भी हरा सकता है। इसीलिए इसको इनाम के तौर के ऊपर औरंगजेब जो जहरीले कपड़े देता है और इसको मार देता है, इसकी मृत्यु कर दी जाती है। ये भी किसी का पुत्र था, तो अपने जसवंत सिंह जी का पुत्र हुआ करता था। अब यहाँ पे रूप सिंह राठौड़ की हवेली के अंदर इनको रखा जाता है, लेकिन अपने जो दुर्गादास राठौड़ है वो अपने प्रयासों से इनको यहाँ से भगाता है। किसको, अजीत सिंह को यहाँ से निकाल के लेके आता है और अजीत सिंह को निकाल के और जोधपुर का शासक बनाने के लिए मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष करता है। ये अपन ने किसके बारे में देखा, तो जसवंत सिंह जी के बारे में देखा। अब अपन नेक्स्ट राजा देखेंगे अजीत सिंह। कौन देखेंगे, अजीत सिंह। तो अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोरा, इन तीनों के द्वारा मदद की जाती है और दुर्गादास राठौड़ की मदद करते हैं ये दोनों, और इनको यहाँ पे दिल्ली से वापस लाया जाता है और दिल्ली को लाके एक जगह रखते हैं इनको, अजीत सिंह को, कालिंद्री नामक गांव, सिरोही के अंदर ये कालिंद्री नामक गांव पड़ता है। वहां पे इनको जगदेव पुरोहित के पास में शरण दिलाई जाती है, जगदेव पुरोहित के पास में अजीत सिंह को रखा जाता है। इसीलिए जो गोरा है उसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। जिस तरह पन्नादाई ने मेवाड़ के अंदर अपना बलिदान दिया था या अपना योगदान दिया था, उसी तरह से मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है, तो गोरा को कहा जाता है पन्नादाई मारवाड़ की। ठीक है। और जो मारवाड़ का राष्ट्रगीत है उसके अंदर जो दूसो, उसके अंदर भी किसका जिक्र किया जाता है, तो गोरा का जिक्र किया जाता है। कौन सा गीत है, दूसो, किसका जिक्र किया जाता है इसमें, तो गोरा का जिक्र होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दुर्गादास राठौड़। अब दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए बहुत सालों तक प्रयास करते रहते हैं। उस बीच में कौन कौन सी घटनाएं होती है वो अपन जानने का प्रयास करते हैं। दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह, राज सिंह कौन से, अपने मेवाड़ वाले राज सिंह ने अकबर से विद्रोह करवा दिया। ये अकबर किसका बेटा था, तो औरंगजेब का बेटा अकबर हुआ करता था।
अपने राज सिंह जी, अपने को बताया कि मेवाड़ वाले राज सिंह जी थे, उन्होंने भी किसकी सहायता करी थी? अजीत सिंह की सहायता करी थी। ये दुर्गादास राठौड़ का साथ दिया था अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए। तो इनको लगा यार औरंगजेब का विद्रोह करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, विरोध करने के लिए, तो अपने को इसका जो पुत्र है अकबर, उससे क्या करा देना चाहिए, उसको विद्रोह करवा देना चाहिए या उसको सहायता देनी चाहिए। तो यहाँ पे अकबर से विद्रोह करवा देते हैं। लेकिन उस थोड़े दिनों बाद में औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब इन तीनों को अलग अलग बांटने का प्रयास करता है और उसके अंदर सफल भी हो जाता है। तो यहाँ से जो अकबर होता है वो किधर चला जाता है, दक्षिण में संभाजी के पास में शरण लेता है। कहाँ चला जाता है, दक्षिण में चला जाता है। और यहाँ पे जो इसी के दो पुत्र थे, एक पुत्र और एक पुत्री, बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा, ये किसके बेटे बेटी थे, तो अकबर के बेटा बेटी थे। तो इनका पालन पोषण का कार्य कौन करता है, तो दुर्गादास राठौड़ करता है। इनको अपने पास ही रखता है, उनका पूरा पालन पोषण करता है। और कालांतर में ईसरदास नागर होता है एक व्यक्ति, जिसके कहने पर इसको किन्हें सौंप दिया जाता है, तो औरंगजेब को सौंप दिया जाता है। और जब औरंगजेब देखता है, तो औरंगजेब देखता है कि इसका जो पूरा इन दोनों को पालन पोषण हुआ है, इनको पूरा पालन पोषण मुस्लिम रीति रिवाज से किया गया है, इनको कुरान की सारी आयतें पढ़ाई गई है, इनको सारी नॉलेज किसकी मिली है, तो अपने मुस्लिम धर्म की मिली है। तो उससे औरंगजेब को लगता है कि यार वास्तव में अगर कोई व्यक्तित्व हो किसी का अच्छा, तो कौन था, अपने दुर्गादास राठौड़ था। ठीक है। अब 1708 में जो देबारी समझौता होता है, कौन सा, देबारी समझौता, उसके बाद में अजीत सिंह यहाँ का शासक बनता है। और अजीत सिंह जब शासक बन जाता है, तो लेकिन अभी भी शासक बनने के बाद भी प्रभुत्व किसका था, तो दुर्गादास राठौड़ का था। दुर्गादास राठौड़ ने अपना पूरा जीवन लगा दिया किसको, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए। जब भी दरबार बनाते थे अपने दुर्गादास राठौड़ जाते थे, तो उनकी वाहवाही होती थी, सारा कार्य वगैरह होते थे। तो जैसे ही अजीत कोई भी पत्र जारी करे, तो लोग किससे पूछते थे कि दुर्गादास राठौड़ जी आपका क्या कहना है इसके बारे में। तो अजीत सिंह को लगे यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को कहा कि यार बाबा आप क्या आजकल दरबार के अंदर यार आना आप कम कर दो, आपकी एज वेज हो गई है। एक दुर्गादास राठौड़ को लगे यार मैं बंद कैसे कर दूं, मैंने अपना पूरा जीवन किसको दे दिया, इस जोधपुर राज्य को दे दिया। तो इन्होंने आना, फिर भी ये आया करते थे। तो एक दिन इनको देश निकाला दे दिया गया, किसके द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा देश निकाला दे दिया गया। दुर्गादास राठौड़ यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, देश निकाला। ठीक है, जब दुर्गादास राठौड़ यहाँ से प्रस्थान करते हैं और इनको अपने जो मेवाड़ वाला शासक था यहाँ पे जागीर प्रदान करता है, वो अपन आगे दुर्गादास राठौड़ जब पढ़ते हैं तब देखते हैं। नेक्स्ट जो अजीत सिंह की बेटी थी इंद्र कंवर, कौन थी, इंद्र कंवर, इसकी शादी किससे कराई, फरूक सियर से। ये अंतिम राजकुमारी थी मारवाड़ की, जिसकी शादी किससे हुई थी, तो मुगल बादशाह से हुई थी, फरूक सियर से हुई थी। और इसकी मृत्यु दुर्गादास अपने जो अजीत सिंह है उसकी मृत्यु किसने करी थी, किसने मार दिया था, तो बख्त सिंह, इसका जो बेटा था बख्त सिंह, उसने इसको मार दिया था। इसको जो अपने दुर्गादास राठौड़ का जो ये संघर्ष था, इसको क्या कहा जाता है, राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कब से कब तक रहा था, तो 1678 से लेके 1708, जब देबारी समझौता होता है तब ये संघर्ष समाप्त होता है और तब अजीत सिंह अपने शासक बनता है। तो 30 वर्षीय संघर्ष हो गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में। इनका जो जन्म है कहाँ पे होता है, तो इनका जन्म होता है सालवा नामक गांव के अंदर, इनका जन्म होता है सालवा। और इनके पिता कौन थे, तो पिता आस्करण जी थे। और आस्करण जी जोधपुर के जो शासक थे उनकी सेवा के अंदर थे। और इनको जागीर कौन से मिली हुई रहती है, लुणेवा, लुणेवा जागीर मिली रहती है इनको। अब जब दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह वहां से देश निकाला दे देता है, तो वो मेवाड़ वाले शासक के पास जाते हैं, अमर सिंह सेकंड के पास में। इस टाइम मेवाड़ का शासक कौन होता है, अमर सिंह सेकंड। वो इन्हें रामपुरा और विजयपुर की जागीर प्रदान करता है, 2 जागीरें देता है। ठीक है। और अपने जो अमर सिंह की छतरी है, अमर सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो उज्जैन के अंदर जो शिप्रा नदी है, उस शिप्रा नदी के तट के ऊपर अपने दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। अब दुर्गादास राठौड़ की उपाधियां कौन कौन सी है, ये दुर्गादास राठौड़ की बढ़िया सी फोटो लग रही है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मारवाड़ की सेवा के अंदर बिता दिया, अजीत सिंह को शासक बनने के लिए बिता दिया, लेकिन लास्ट के अंदर मिला गया तो देश निकाला मिला इनको लास्ट में। इनकी उपाधियां याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बाप है, बाप ऑफ इंपॉर्टेंट क्या है इसकी उपाधियां, राजपुताने का गेरिबाल्डी, राजपुताने का यूलिसेज, और मारवाड़ का अणबिंदीय मोती, ऐसा मोती जिसको बिंदा नहीं गया मारवाड़ का। ये 3 इनकी उपाधियां हैं और तीनों उपाधियां अपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बाद में कौन से शासक है। इससे पहले अपने जो जसवंत सिंह जी है उनकी अपन पुस्तकें देख लेते हैं। जसवंत सिंह की पुस्तकें रह रखी है, जसवंत सिंह जी की पुस्तकें
भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये अपने जसवंत सिंह जी की पुस्तक है। एक बार स्किप हो गई थी, अपन ने देख ली। इसके अलावा जो जसवंत सिंह जी है, उनका दरबारी विद्वान हुआ करता था एक मुहणोद नैणसी, मुहणोद नैणसी, नैणसी। इसने क्या लिखी थी? तो इसने लिखी थी नैणसी ख्यात। क्या लिखी? नैणसी ख्यात। ये जो ख्यात है, राजस्थान की पहली ख्यात है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, उसको क्या बोलते हैं? नैणसी ख्यात। एक इसने लिखी मारवाड़ पगनारी विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत, दो लिखी गई, एक नैणसी ख्यात लिखी गई और एक मारवाड़ परगनारी विगत इसके द्वारा लिखी गई थी। स्क्रीन बंद कैसे हो गई? वहां चल रही है ना? दो इसके द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी और ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस थी। अपने जो मूणोद नैणसी है उसकी मृत्यु जेल के अंदर होती है, कड़जे के अंदर दब के इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन राजस्थान के बहुत अच्छे लेखक हुए थे मूणोद नैणसी, जो किसके दरबार में थे? तो जसवंत सिंह जी के दरबार में थे। ये देख लिया अपन ने। अब देखते हैं नेक्स्ट शासक। नेक्स्ट मारवाड़ के शासक हुए अपने अभय सिंह जी। कौन थे? अभय सिंह जी। अभय सिंह जी के समय सबसे महत्वपूर्ण एक घटना है खेजड़ली घटना। कौन सी घटना? खेजड़ली घटना। खेजड़ली घटना, यह घटना कब घटित हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी, विक्रमी संवत 1787 को। और सन कौन सा था? तो 1730 ईस्वी के अंदर यह घटना घटित हुई थी। अपने जो अभय सिंह जी होते हैं वो अपने सैनिकों को, सेनापति को कहाँ भेजते हैं? तो अपने सेनापति को भेजते हैं लकड़ी काटने के लिए। जब पेड़ काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए भेजते हैं, तो अपने जो अमृता देवी बिश्नोई होती है, एक महिला होती है, कौन? अमृता देवी बिश्नोई। इसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है कि अगर तुम्हें लकड़ियां ले जानी है तो कौन सी ले जाओ? सूखी लकड़ियां ले जाओ। लेकिन जो सैनिक होते हैं वो अपने अलग ही चौड़ में होते हैं, सैनिक अपने अलग ही दादागिरी समझते हैं। जो भी चमचे होते हैं वो हमेशा चमचागिरी करते ही है, ये अपने अलग ही पंचायतें लगाते रहते हैं। तो सैनिक क्या करते हैं यहाँ पे? कहते हैं हम तो लकड़ियां ले जाएंगे, तो कौन सी ले जाएंगे? हम गीली लकड़ियां ले जाएंगे, पेड़ ही ले जाएंगे। तो अमृता देवी बिश्नोई इनको रोकने के लिए सैनिकों को पेड़ से चिमट जाती है, ये पेड़ को गले लग जाती है कि अगर तुम्हें ये लकड़ियां ले जानी है, ये पेड़ काटना है। विष्णु संप्रदाय हालांकि अपने जामोद जी को जो पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पेड़ों के लिए रक्षा के लिए कार्य करती है। सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, ये अपने विष्णु संप्रदाय का नारा है, ये जामोद जी द्वारा उपदेश दिया गया था। तो अमृता देवी बिश्नोई पेड़ को गले लग जाती है और उनको रोकने का प्रयास करती है। जो सैनिक होते हैं अमृता देवी बिश्नोई की जो बेटियां होती है उनको भी मार देते हैं, अमृता देवी बिश्नोई को भी काट देते हैं पेड़ के साथ में। और जो गांव वाले होते हैं वो भी धीरे धीरे इसके अंदर जुटते हैं और उनको भी मार दिया जाता है। और जब ये बात किसको पता चलती है? अभय सिंह को पता चलती है। वो पेड़ काटने के ऊपर यहाँ पे रोक भी लगा देता है। लेकिन इस जो घटनाकांड है इसके अंदर 363 लोग मारे जाते हैं। कितने लोग? 363 लोग मृत्यु हो जाती है यहाँ पे, या शहीद हो जाते हैं खेजड़ली घटना के अंदर। और खेजड़ली का मेला आज भी कहाँ लगता है? अपने जोधपुर के अंदर लगता है, खेजड़ली नामक जगह पर, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। अब जो अभय सिंह के दरबारी विद्वान देख लेते हैं अपन। अभय सिंह के बारे में ज्यादा बातें है नहीं, ये अपने अमृता देवी बिश्नोई की बढ़िया सी तस्वीर दे रखी है। इनके दरबारी विद्वान थे अपने कर्णिदान, जिन्होंने लिखी थी सूरज प्रकाश। कौन सी पुस्तक लिखी थी? सूरज प्रकाश। इसको क्या बोलते हैं? बिड़द श्रृंगार भी बोलते हैं, बिड़द श्रृंगार। ठीक है। एक और दरबारी विद्वान था वीरबाण, जिसके द्वारा क्या लिखी गई? राज रूपक लिखी गई। ये जो पुस्तक है, इन पुस्तकों से जो अभय सिंह ने दक्षिण के अंदर आक्रमण किए थे, अहमदाबाद जो आक्रमण थे इनके, कौन से आक्रमण? अहमदाबाद। अहमदाबाद का एक शासक था सर बुलंद खां। कौन था? सर बुलंद खां। जब उसने आक्रमण किए थे तो उसके जो युद्ध हुए थे उसके बारे में इनसे जानकारी मिलती है अभय सिंह की। क्या क्या उसने युद्ध की रणनीति अपनाई थी, किस प्रकार से युद्ध किए थे, वो सारी जानकारियां भी किसमें मिलती है? तो इन दोनों पुस्तकों के अंदर देखने को मिलती है। ये अपन ने किसके बारे में देखा? अभय सिंह जी के बारे में देखा। अब मारवाड़ का जो नेक्स्ट शासक है मान सिंह। कौन है? मान सिंह। ये अपने
आमेर के अंदर जो मानसिंह हुआ था वो मानसिंह अलग है, यहाँ का जो मानसिंह है वो अलग है। मानसिंह जब जालोर के अंदर था, कहाँ था? जालोर, जालोर के अंदर जब रह रहा था तो देवनाथ नामक एक आदमी था जो किसका अनुयायी था? नाथ संप्रदाय का। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। ये भगवान कृष्ण का अनुयायी होता है नाथ संप्रदाय वाले। देवनाथ जो था उसने इसके राजा बनने की भविष्यवाणी करी थी और अपने मानसिंह राजा बन भी गया था। तो ये किससे प्रेरित हो गया? नाथ संप्रदाय से प्रेरित हो गया। इसको लगा जीवन के अंदर जो कुछ अब क्या है नाथ संप्रदाय है, अपने मानेंगे तो किसको मानेंगे? नाथ संप्रदाय को मानेंगे। तो ये नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर के अंदर एक मंदिर बना होता है, महामंदिर। कौन सा मंदिर? महामंदिर। तो पूछ ले अगर कल्चर के अंदर भी महामंदिर कहाँ स्थित है तो जोधपुर के अंदर महामंदिर स्थित है, ये भी याद रखना है। अब अपने जो इसकी मानसिंह की जितनी भी ज्यादातर पुस्तकें हैं, इसने जो पुस्तकालय बनाए या इसने जो कार्य किए वो सारे नाथ संप्रदाय से रिलेटेड ही है। तो अगर नाथ संप्रदाय का कहीं भी जिक्र हो किसी भी शासक के बारे में तो अपने को किसको मानना है? तो मानसिंह को मान सकते हैं। नाथ चरित्र पुस्तक भी कौन से लिखी? तो नाथ चरित्र पुस्तक लिखी गई और इसने एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। ये पुस्तकालय कौन सा है? मान पुस्तक प्रकाश। तो एक तो खुद का नाम आ गया इसके अंदर, तो मान पुस्तक प्रकाश, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। अब इसने नेक्स्ट क्या किया? 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। राजस्थान के जितने भी शासक थे ज्यादातर उन्होंने 1818 और 1819 के अंदर अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। अब इसी का एक दरबारी विद्वान होता है कविराजा बांकीदास। कौन होता है? कविराजा बांकीदास। बांकीदास जी बहुत ज्यादा फेमस थे। बांकीदास जी अंग्रेजों के विरोधी थे। ये जो भी राजस्थान के अंग्रेजों से संधि करने वाले या जो भी अंग्रेजों का साथ देने वाले शासक थे उनका बांकीदास जी ने कड़ा विरोध किया था। उनके प्रति गीत वीत लिखे थे, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये भी किसके द्वारा लिखा गया? तो बांकीदास जी के द्वारा लिखा गया। बांकीदास जी की पुस्तक देख लेते अपन। पहली तो बांकीदास जी री ख्यात, बांकीदास जी री ख्यात। एक तो खुद के नाम के ऊपर, एक अपने मान सिंह के ऊपर लिख दी, मान जसो मंडन, मान जसो मंडन। एक खुद के नाम पे लिख दी, एक मान सिंह अपने जो शासक है उसके नाम पर। बांकीदास जी ख्यात, मान जसो मंडन। एक कुकवी बत्तीसी। कौन सी बत्तीसी? कुकवी बत्तीसी। और एक और लिखी गई दातार बावनी। कौन सी लिखी गई? दातार बावनी। ये चार पुस्तकें इंपोर्टेंट है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? कविराजा बांकीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। ये अपन ने मान सिंह पढ़ लिया अपन ने। ये अपन ने इसके बाद में जो भी अपने जोधपुर के या मारवाड़ के जो भी मुख्य मुख्य शासक थे वो अपन ने देख लिए। और अपन जो मारवाड़ का इतिहास है या जोधपुर का इतिहास है यहाँ तक ही देख के चलते हैं। इसके ज्यादा अलग इसके अलग या अपने इसके बाद में जो भी इंपोर्टेंट शासक ज्यादा बचते नहीं है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। इसी के साथ अपने जो मारवाड़ का इतिहास था या जोधपुर का इतिहास था वो भी यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो रियासत है अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो आप टेस्ट सीरीज कहाँ पे? हमारा जो चैनल का लिंक है ये अपने जो यूट्यूब का और उसके जस्ट नीचे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, तो उसको देख के अपनी तैयारी को आप परख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।